अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस प्रोग्राम में कुछ जिक्र हो जाए पाकिस्तान की आला अदालतों में क्या हो रहा है। अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद की अदालत आलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये हम सुनते आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहबान हैं वो तकसीम हो गए हैं और उस तकसीम का किस हद तक जो इंसाफ से जुड़े मसाइल हैं उस पर असर पड़ता है, पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं वो किस हद तक उस पर असरअंदाज हो रहे हैं। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी के हवाले से जो रिमार्क्स दिए और एक फ़ैसला ये दिया कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया था एक तकरीर की पादाश में, और तकरीर में उन्होंने दहशतगर्दी की दफ़ात लगा के मुकदमा बना दिया, तो वो दफ़ात अब ख़ारिज हो गई हैं। तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो एक लिहाज से एक्टिविज़म दिखा रही है या उसको कह लें कि रैशनलाइज़ करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बार बार चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला और उनके साथियों ने ये कहा कि इन कवानीन को अगर आप इस अंदाज़ में इतने छोटे लेवल पे अप्लाई करना शुरू कर दें तो उसका तो अफादियत ख़त्म हो जाएगी, डर ख़त्म हो जाएगा उसका। इसलिए हमने सोचा कि आपकी मुलाकात हम करवाते हैं हसन अयूब से, और ये बड़ी बाकायदगी से सुप्रीम कोर्ट को भी कवर करते हैं, हाई कोर्ट पे भी बड़ी नज़र है। तो हसन, शुक्रिया आपने वक्त निकाला, बल्कि आप इनको ARY TV पे भी देखते होंगे, उनके भी आइज़ एंड ईयर्स हैं अदालती मामलात के हवाले से। तो हसन, ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो तकसीम की बातें हो रही हैं क्यों है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? इसके लिए तो फिर आपको जाना पड़ेगा पुराना जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो एप्लीकेशन थी, जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फ़ैसले को उन्होंने चैलेंज किया था। जो शो कॉज नोटिस उनको जारी हुआ था तो उसको उन्होंने चैलेंज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो उसमें एक लार्जर बेंच बना था, पहले 7 मेंबर बेंच बना था, और उस बेंच की सरबराही जो है वो जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमरता बंदियाल वो कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने दोबारा जो है एजिटेट किया और उन्होंने कहा कि इस पर जो है फुल कोर्ट बने, और फिर फुल कोर्ट बना। तो उसमें जो पहला फ़ैसला आया वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ आया, और उसमें जो है वो उन्होंने इनकी फैमिलीज़ को जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ जो है वो रेफ़र कर दिया कि वो वहाँ पर पेश हों और अपने जो टैक्स के जो मामलात हैं उनका जवाब दें। तो वहाँ से ये इशू स्टार्ट हुआ। फिर उस टाइम हमने देखा कि फिर रिव्यू आया, और रिव्यू में फिर जो पहले फ़ैसला आया था जो मौजूदा सीनियर प्यूनर जज हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उनके ख़िलाफ़, तो वो फिर उनके जो है नज़रसानी होगी, और फिर वो पिछला जो फ़ैसला है वो रिकॉल हो गया। और फिर उनका जो है जो उनके ऊपर जो इल्ज़ामात आयद हुए थे ARU की तरफ से, यानी जो एसेट्स के हवाले से जो उनकी एसेट रिकवरी यूनिट जो कि उनकी बरतानिया में मौजूद जो है प्रॉपर्टीज़ हैं उसके हवाले से, तो वो सारा जो मामला है वो ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद इनके आपस में ताल्लुकात जो है वो बन नहीं पाए। यानी पहले तो एक टाइम ऐसा आ गया कि बीच में हमने देखा कि टॉकिंग टर्म्स भी जजेस के बीच में उस तरह नहीं थे, लेकिन फिर उसके बाद अब देखा कि हालिया दिनों में इनकी दोबारा मुलाकात हुई बड़ी तफसीली चीफ जस्टिस की और सीनियर प्यूनर जज की, और ये तकरीबन 2 घंटे की मुलाकात थी। और मुलाकात के बाद हमने तब्दीली देखी, और तब्दीली ये थी कि चीफ जस्टिस ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को पहले अपने बेंच में अपने साथ बैठाया, और फिर उसके बाद उनको फिर अब इस वीक में 3 मेंबर बेंच है उनके पास, जो कि इससे पहले नहीं मिला था। तो इश्यूज़ जो हैं इनके दरमियान जो है वो वहाँ से स्टार्ट हुए, लेकिन जो मौजूदा हालात में अगर देखा जाए जो मसला चल रहा है वो मसला ये चल रहा है कि बेंचेस को कॉन्स्टिट्यूट करने के हवाले से, और जो कौन सा केस कौन से जज के सामने लगेगा या कौन से बेंच के सामने लगेगा, इसके ऊपर इशू है। यानी जो चीफ जस्टिस हैं वो मास्टर ऑफ रोस्टर हैं इस वक्त, और उन्होंने ही बेंचेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करने हैं। ये कहते हैं कि सारे अमल को जो है स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, इस अमल का एक मैकेनिज़्म जो है वो बनाया जाए, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अकेले नहीं हैं, उनके साथ इस टाइम जो पाकिस्तान बार कौंसिल है वो भी साथ खड़ी है, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी साथ खड़ी है। तो ये एक उनके पास एक स्ट्रेंथ है जो लॉयर्स की तरफ से है। और इस वक्त जो जजेस की तादाद देखें तो सुप्रीम कोर्ट में 12 जजेस हैं, कुल असामियाँ हैं 17। तो हालिया जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था उसमें 5 नॉमिनेशन की थी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा चेयरमैन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो उनके तमाम के तमाम नाम जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट एलिवेट नहीं हो सके, कोई एक नाम भी एलिवेट नहीं हो सका। फिर इसके ऊपर आपने देखा ख़तो खताबत स्टार्ट हो पड़ी। फिर जो लॉग्स थे उसके जब 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 उसकी जो मीटिंग थी उसके मिनट्स थे, वो मिनट्स भी पब्लिक कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने।
तो वो भी आप सुन सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा। जो एक रिटायर्ड मेंबर हैं जो जुडिशल कमीशन के जस्टिस सरमद, उनकी बात भी सुन सकते हैं। तो वो पूरी की पूरी चीज़ जो है ना उन्होंने पब्लिक उसमें ये तासुर क्या ये दुरुस्त है जो पैदा हुआ था कि उमर अता बंदियार यानी चीफ जस्टिस साहब ने कुछ अपनी मर्ज़ी के लोग उसमें लाने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये इख्तलाफ ने सर उठाया? अब देखिए किसी हद तक ये तासुर दुरुस्त है, क्योंकि जो बाकी मेंबरान हैं जुडिशल कमीशन के, देखिए नामजदगी करनी है चीफ जस्टिस ने एज अ चेयरमैन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जब वो नामजदगी उन्होंने करनी है तो उसमें अगर मशावरत कर लें पहले, तो मशावरत करके तो इस मामले को हल किया जा सकता था। लेकिन मामला इम्तियाज़ साहब, आप भी सीनियर हैं, आपने भी जुडिशरी को देखा हुआ है, ये मामला जो है वो अना का मसला बन चुका है। हाँ, ये एक्चुअली नाजरीन को थोड़ा सा ये बताएं कि ये अना का मसला क्यों बन गया है? ये अना का मसला इसलिए बन गया है कि चीफ जस्टिस के जब नाम वो है वो मंजूर नहीं हो सके जुडिशल कमीशन से, तो फिर फुल कोर्ट रेफरेंस था नए अदालती साल के आगाज़ पर। तो उस पर जो चीफ जस्टिस ने बताना था कि आइंदा अदालती साल के हवाले से उनकी क्या पॉलिसी होगी, यानी जुडिशल पॉलिसी क्या थी। तो उन्होंने उसके ऊपर जो है वो पिछला जो मामला था जुडिशल कमीशन का इजलास जिसमें वो उनके नाम मंजूर नहीं हो सके, उसको टच कर लिया। अब देखें, अब वो दोनों जजेस साथ बैठे हुए थे, यानी जस्टिस सरदार तारिक साहब भी उनकी लेफ़्ट साइड पर बैठे थे और जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ हैं वो चीफ जस्टिस की राइट साइड पर बैठे थे। वो दोनों जजेस दाएं बाएं मौजूद हैं और आपने अपनी बात की तो वो खामोश रहे वहाँ पर। लेकिन बाद में उन्होंने ख़त लिख दिया, और उससे पहले जो हम समझ रहे थे कि मुलाकात के बाद को हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, फिर वो हालात हमें सबको नज़र आ गया कि ख़राबी जो है अभी तक मौजूद है, कायम है। और ये देखिए, जब तक ये अना ख़त्म नहीं करेंगी दोनों जो साइड्स हैं, तब तक लोगों का इंसाफ का अमल जो है वो मुतासिर होगा। क्योंकि जजेस ये बात सुनना पसंद नहीं करते कि हम ये कह रहे हैं, क्योंकि 17 जजेस की असामियाँ हैं, 12 लोग इस टाइम जो है 12 जजेस इस टाइम काम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे या तो आपको 2 मेंबर बेंच बनाने पड़ेंगे, और बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जो कि 2 मेंबर बेंच नहीं सुन सकता, उसके लिए 3 मेंबर बेंच मिनिमम होना ज़रूरी है। तो कई दफ़ा ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ आ जाते हैं जिसके लिए आपको लार्जर बेंच बनाना पड़ जाता है। जब लार्जर बेंच बनाना पड़ गया तो फिर आपके जो 2 मेंबर बेंचेस हैं वो भी सफ़र करेंगे, तो फिर बेंच अदम दस्तयाब होगा तो सफ़र किसने करना है? लैटी करने, जो कॉमनर है, जो एक आम आदमी है। अच्छा, ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि ये अना का मसला है, ये सियासी मसला ज़्यादा नहीं जुड़ा हुआ है पाकिस्तान की बड़ी जो बिगर पिक्चर है, बड़ी सूरत हाल है उससे? बिल्कुल कुछ ऐसा मामला है। देखें, चाहे ना चाहें वो तस्लीम तो कभी भी नहीं करेंगे इस बात को, लेकिन लाइक्स एंड डिसलाइक्स इनकी मौजूद हैं दोनों तरफ की। यानी अगर चीफ जस्टिस साइड की देखें, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की साइड देखें, तो उनकी भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स मौजूद हैं, इवन कि सियासी जमातों के हद तक भी। और अगर सीनियर प्यूनर जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की बात करें तो उनकी भी किसी हद तक लाइक्स एंड डिसलाइक्स, लाइक्स तो कम लेकिन डिसलाइक्स उनकी मौजूद हैं, और वो बड़ी ऑब्वियस हैं जब आपको पता है कि उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस भेजा गया था, और वो रेफरेंस जिस तरीके से मंजूर हुआ और जिस तरीके से उसकी मंजूरी हुई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फ़ाइल किया गया और फिर सुना गया, तो उनकी फैमिली ने सफ़र किया। तो डिसलाइक्स अगर उनकी हैं तो इस पर आपको ताजुब नहीं हो सकता। जी, उसकी बड़ी बिल्कुल एक जायज़ सी वजह बनती है। लेकिन इसी केस को अगर हम एक पैमाना बनाएं, आप चूँकि ज़्यादा गहरी नज़र है आपकी, कि फ़ौज कहती है कि हम पे तनकीद नहीं होनी चाहिए, एहतसाब से एक लिहाज से बालातर। जज साहिबान कहते हैं कि हम भी एहतसाब से बालातर हैं। तासुर कम से कम ये आया क्योंकि जो काजी फ़ैज़ीसा का केस था उसमें एक जायज़ सवाल पूछा गया कि आपके बैरूनी ममालिक में इतने असासे हैं, वो आपने हासिल कैसे किए। आम लोगों को अभी भी क्लियर नहीं है कि हुआ क्या है। तासुर अलबत्ता ये था कि जो एक्सेप्शनलिज्म है कि यानी जर्नैल तनकीद से बालातर, सहाफ़ी तनकीद से बालातर, जज तनकीद से बालातर, और ले दे के आम लोग रह जाते हैं हमारे आप जैसे, वो फिर कानून की जद में आते हैं, उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। तो आप समझते हैं कि वो जो एक्सेप्शनलिज्म का इन्होंने असूल अपनाया हुआ है, जजों ने भी अगर अपनाया है तो ये दुरुस्त है? और उस केस का बना क्या था आम लोगों को अभी नहीं पता कि इवेंचुअली जो सवाल पूछे गए थे उसके जवाबात मिले थे या नहीं? देखिए, वो बिल्कुल इशू था। उसमें बेसिकली बड़ा सिंपल सा मामला था कि जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है उसने जज के कंडक्ट को देखना है, उसने जो जज का अमल है या उसकी जायदाद है या उसकी चीज़ को देख सकते हैं। उसकी फैमिली को का मैटर जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने पहले रेफ़र किया गया था, क्योंकि FBI की रिपोर्ट ने SJC के अंदर ही सबमिट होना था और वो सबमिट हुई।
और फिर उसको अंडू कर दिया ये बात कहते हुए कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जजेस की फैमिली के मैटर को प्रोब नहीं कर सकती या उसके मामले को नहीं देख सकती। तो बुनियादी सवाल ये था। तो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो जस्टिस काजी फाइज़ा साहब कहते हैं कि मेरे जो बच्चे थे वो इंडिपेंडेंट हैं, वो डिपेंडेंट नहीं थे, और मेरी मिसेस जो है वो खुद वर्किंग लेडी हैं। तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये उनसे बिलोंग करती हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये उनकी फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो उनसे बराह रास्त जो मुल्क में राइज कानून है यानी FBR, वो उनसे बराह रास्त पूछे, मुझे उसमें एनेक्स ना किया जाए। तो यही चीज़ थी। फिर अदालत ने बाद में जो फुल कोर्ट था उसमें से जो मेजॉरिटी डिसीजन यही आया था रिव्यू का कि फैमिली के मैटर को, जो फैमिली की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या इशू है, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मैंडेट के अंदर नहीं आता। लेकिन वो तो तासुर तो ये बना था उससे कि कोई विच हंटिंग हो रही है, किसी एक जज को निशाना बनाया जा रहा है। तो वो जिन्होंने बनाया उन्होंने खुद ही माफ़ी मांग ली। जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान थे उन्होंने खुद इसको गलती करार दिया। वो कहते हैं कि मुझसे गलती कराई गई, और उन्होंने इल्ज़ाम आयद कर दिया बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब के ऊपर। मेरी बात हुई थी बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब से, बल्कि वो मुझे अपने लॉजेस में, क्योंकि सेनेटर भी हैं तो पार्लियामेंट लॉजेस में, उनके लॉज में मुझे ले गए। तो वहाँ पर बैठे हुए बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि देखें बात यह है कि मैं आज भी समझता हूँ कि ये केस जो है जो मैंने बनाया था, ये जो रेफरेंस आया था कैबिनेट की अप्रूवल से, वो उसमें एक क्वेश्चन था, उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए था और ठीक पूछा गया है। लेकिन ये कहना कि ये मैंने इनिशिएट किया है, वो कहते हैं कि मैंने इनिशिएट नहीं किया, इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं, ये उन्होंने किया, और अगर मज़ीद वो बात करेंगे तो फिर मैं मज़ीद इसमें से बातें खोल के करूँगा। तो उस बात के बाद मैंने देखा कि इमरान खान साहब भी खामोश हैं और फ़रोग नसीम साहब भी खामोश हैं। एक दो बयानबाजी हुई तो आप खामोशी सीज़ फायर हो गया। वाकई इमरान खान ने इनिशिएट किया था? जो इन्फॉर्मेशन है वो तो ना इमरान खान साहब ने इनिशिएट किया था और ना वो बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने इनिशिएट किया था। वो शहजाद अकबर साहब ने किसी के कहने पर इनिशिएट किया था। वो इस्लामाबाद में ही मुकीम होते थे, आजकल वो जो है वो पंजाब के एक दूर के ज़िले में मौजूद हैं। तो पंजाब के और सिंध के बॉर्डर के पर मौजूद जो एक ज़िला है वहाँ पर मौजूद है, उन्हीं के कहने पर ये स्टार्ट हुआ। तो एक अलमिया नहीं है कि आप गुज़िश्ता दौर हुकूमत में जितने काम हुए, बदनामी उसमें इमरान खान की हुई, लेकिन उसके असल काम करने वाले कोई और थे, इन्होंने ज़िम्मेदारी ले ली, ओनरशिप ले ली, बदनामी इनके हिस्से में आई जबकि बाकी लोग सफाई से निकल गए। हमेशा से इस तरह हो रहा है, यानी जो सारा मलबा आता है वो तो सियासी क़यादत के ऊपर आ जाता है। इम्तियाज़ साहब, आपने देखा कि मतलब कई दफ़ा, यानी हमने बचपन में देखते थे कि कारगिल वाला इशू हुआ था तो वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के बारे में सब लोग कहते थे कि जी परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो जो हकीकी मुहब्बे वतन है और नवाज़ शरीफ गद्दार है। वो बाद में जब उनके अपने साथियों ने किताबें लिखी या उन्होंने अपने जो है ना अखबारात में या TV पर आकर उन्होंने प्रोग्राम्स में बातें की, जब वो सच सामने आया तो वो तो बात मुकम्मल उल्टी निकली। तो इसी तरह ये सारा इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान के ऊपर है, लेकिन हकीकत जो है ये तो मामला आपको पता है कि कहाँ से इनिशिएट हुआ था। फैज़ाबाद धरना केस भी एक हुआ था, उसमें डिसीजन आया था। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था और जस्टिस मुशीर आलम साहब के साथ जो थे वो क्या नाम है जस्टिस काजी फाइज़ा थे, लेकिन ऑथर वो थे इस जजमेंट के। तो उसके ऑथर होने की वजह से उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिख दी थी जो कि उस वक्त की, आज की नहीं, आज तो खैर रेड लाइंस बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रेच हो चुकी हैं, उसकी पट्टी बड़ी चौड़ी हो चुकी है। उस वक्त की रेड लाइंस थी। आज तो आपको पता है कि क्या क्या हो रहा है। रेड लाइन जो है वो बड़ी जो है वो खुल चुकी है, बड़ी वाइडन हो चुकी है। बहुत सारे लोग इसमें एक्सपोज हो गए हैं, सामने आ गए हैं। मतलब पहले तो छुप छुप के वार करते थे या उनका कोई नाम नहीं लेता था डर के मारे, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक काम शायद ये कर दिया कि चाहे वो जज है, जर्नल है, जर्नलिस्ट है, एक लकीर खिंच गई है कि कौन कहाँ पे खड़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इमरान खान साहब को ये क्रेडिट जाता है, गो के उनको मतलब कई जो आपकी तरह ज़्यादा सहाफ़त में हमारे जो सीनियर्स हैं वो तो कह रहे हैं कि ये सुसाइड अटैम्प्ट है जो उन्होंने कर दी है, लेकिन ये भी एक क्रेडिट जाता है उनको। निज़ाम के लिए खुदकुश बम्बार बने हुए हैं, निज़ाम के लिए खुदकुश बम्बार बन चुके हैं। ऐसा वैसे तारीख़ में कभी हमने देखा नहीं इस तरह का कोई हमला किसी ने किया हो। और देखिए बात ये है कि फ़ातिमा जना से नवाज़ शरीफ तक तो हमने किसी को जीतते हुए देखा नहीं, जिनके साथ उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी है। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब कोई नई तारीख रकम करेंगे। इसका नतीजा तो वही बरामद होना है जो 75 साल से बरामद होता हुआ है। इतनी मायूसी नहीं होनी चाहिए। देखिए मुआशरे जो हैं वो इर्तिका के अमल से गुज़रते हैं और इर्तिका भी उस वक्त मौसर होता है जब
आपको कोई क़यादत अच्छी मिलती है, आपको कोई कमिटेड दयानतदार और जुर्रत वाला लीडर मिलता है, तो वो फिर तब्दीली लाता है। तो चलें, वो तो अब उसका तयन तारीख़ करेगी। लेकिन ये बताएं, एक आखिरी मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं उसमें आप समझते हैं कि हमारा जो अदालती निज़ाम है, या कम से कम अदालती निज़ाम का कुछ हिस्सा जो है उस पर तसहीह होगी, उसकी कोर्स करेक्शन होगी, जिसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुछ बेंचमार्क तय कर रही है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने मज़ामीन लिखे हैं और फिर फवाद चौधरी साहब के हवाले से एक केस उन्होंने उसमें ये फ़ैसला सुनाया कि ये जो तौहीन अदालत का कानून है वो इसका इस दौर से कोई ताल्लुक़ नहीं है जमहूरियत हुकूक के साथ। इस तरह अतर मिनल्ला साहब ने दहशतगर्दी के कानून के हवाले से कहा कि अब हर छोटे मोटे मामले में दहशतगर्दी का कानून लग जाता है। तो आप समझते हैं कि ये दौर जो है बड़ा डिफ़ाइनिंग हो सकता है इस पाकिस्तान में दहशतगर्दी, तौहीन अदालत और गद्दारी के हवाले से मुतालिक जो कवानीन हैं उनमें तस्हीह के लिए, करेक्शन के लिए जिस बेदरेग अंदाज में इनका इस्तेमाल करती है हमारी ये जो करप्ट पुलिस है, तो आप क्या समझते हैं इसका असर क्या होगा? नहीं, दहशतगर्दी के हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट का 7 मेंबर बेंच का डिसीजन मौजूद है, तो दहशतगर्दी की तारीफ वो कर चुके थे। तो जो इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा दिया गया था वो उसकी खिलाफ वर्जी था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के, तो उसी की रोशनी में ही उन्होंने जो दहशतगर्दी की दफ़ात हैं उसको उड़ा दिया उस पर्चे से। रहा सवाल जो तौहीन अदालत का, तो ये तो प्योरली मैटर होता है बिटवीन कंटेम्नर एंड अ कोर्ट। तो कंटेम्नर एंड कोर्ट वाला मामला, और यहाँ से फिर जो है ना खुदाई खिदमत गार आ जाते हैं कि जी फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ जो है ना तौहीन अदालत की कार्रवाई स्टार्ट की जाए, या कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए आ जाएगा, एप्लीकेशन लेकर आ जाएगा। तो वाकई जुडिशल रेस्ट्रेंट जो है वो दिखा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और तहम्मुल का मुज़ाहरा करती है, क्योंकि काफ़ी बातें उनसे मुतल्लिक भी जो है पीटीआई ने भी की हैं और मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने भी की हैं, लेकिन वो आज तक जुडिशल रेस्ट्रेंट उन्होंने शो किया है। अच्छा किरदार है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तारीख़ी किरदार है, और इस किरदार के की बहुत से लोगों को तकलीफ़ भी है, बहुत से ताकतवर लोगों को तकलीफ़ है। और यहाँ तक भी जो है कुछ लोगों की मुलाकात भी हुई थी चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला से उनके चैम्बर के अंदर, कोई एक या दो मुलाकातों के हवाले से कोई लोग बता रहे हैं। तो उसके बावजूद भी वो अपने जो प्रिंसिपल हैं उनके ऊपर डट के खड़े हैं, और एक तारीख़ी उनका जो है वो किरदार रहा है एज अ जज। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि ये किरदार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाकई तारीख़ी साबित हो, और जो कोर्स करेक्शन की ज़रूरत होती है जमहूरी अमल के इर्तिका में तब किसी भी मुआशरे में, कि ये उसके हिस्से के तौर पे जो 3 कवानीन हैं जो हमने बार बार जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, दहशतगर्दी, तौहीन अदालत और गद्दारी, क्योंकि गद्दारी के कवानीन को भी कहा गया है कि ये बरतानवी साम्राज्य के ज़माने के कवानीन हैं और अक्सर ममालिक में ये ख़त्म हो चुके हैं। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जितना आवाम का प्रेशर इस वक्त बना हुआ है इमरान खान के ज़रिए या अदरवाइज़, उसका नतीजा मुस्बत बरामद होगा। कम से कम पुलिस पे उसका कोई असर पड़ेगा, कम से कम हमारे जो सियासी रहनुमा हैं उन्हें कुछ अकल आएगी कि अगर आज वो अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ ये कवानीन इस्तेमाल करें तो कल यही कवानीन इनके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और बल्कि हो भी रहा है। लाहौर में जावेद लतीफ़ और बल्कि इस्लामाबाद में जावेद लतीफ़ और मरीम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ अभी केस बना है फ़िरका वाराना, वो भी दहशतगर्दी की दफ़ात उसमें इस्तेमाल की गई हैं। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि मौजूदा जो हालात हैं इसमें आला अदालत उज़्मा में जो तकसीम पैदा हुई है कि वो उसका असर पाकिस्तान में हुसूल इंसाफ की कोशिशों पे ना पड़े, और तमाम दोनों बड़ी अदालतें मिल के पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की तस्हीह में वाक़ईतन कोई तारीख़ी किरदार अदा कर पाएँ।